बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, लोग सड़कों पे हैं और ये कीमे वाले नान पे या बिरयानी पे लोग नहीं बाहर आए, ये अपनी मर्जी से सड़कों पर हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और ख़वातीन भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, बेटियां भी हैं। ये सड़कों पे हैं और वहाँ पर किसी ऐसा नहीं है कि किसी गाड़ी को ये फॉलो करते हुए शहर का चक्कर लगा रहे हो। ये अपनी मर्जी से सड़कों पर आ गए। और फिर राय साहब, ऐसा भी नहीं है कि किसी की तकरीर सुनने आए होंगे। जो जितने भी लोग थे, जो आपके साबिक हुकूमत के वुज़रा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान थे, अच्छा उन्हें ये नहीं पता कि स्टेज पे कौन है। इन लोगों ने क्या किया राय साहब, जो विजुअल्स हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए और टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, उससे लगता ये कि ये अपनी तकरीरें और अपने जलसे खुद ही कर रहे हैं। हर शख्स कुछ ना कुछ कहना चाहता है, तकरीर करना चाहता है, बताना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ क्या हुआ। राजा साहब, ये पाकिस्तान के मनाजिर हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लोग सवाल कर रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से। और अभी राय साहब, शहबाज शरीफ ने अचकन पहनी नहीं है, लड़ाई शुरू हो गई है। और टॉक शोज के अंदर जहां भी मौका मिलता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग आमने सामने बैठी हो तो पीपल्स पार्टी कहती है हमारी वजह से देखें, हम सियासत में इनसे ज़्यादा समझदार हैं, आज हमारी बातों पर अमल किया तो आज नून लीग को ये दिन देखना पड़ा। क्योंकि शायद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के अंदर ये ज़रूर होता है कि देखें, एक शख्स जो दूसरी जमात का है वो हमारी वजह से आज, जिनकी कौमी असम्बली में कोई इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है लेकिन उनका वज़ीर आज़म बन रहा है, तो माइट भी ये वजूहात हों। लेकिन जब काबीना बनेगी, मशावरत जारी है, तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। पहले 3 से 4 जमातें थी जिन्हें अकोमोडेट करना था, अब 12 जमातें हैं, 9 से 12 जमातें हैं और मुख्तलिफ जहन के लोग हैं जिन्हें अकोमोडेट करना है। आज शहबाज शरीफ और शाह महमूद, इन दोनों में से वज़ीर आज़म कौन होगा, कौमी असम्बली का इजलास और इसका बाकायदा इंतखाब होगा। और सवाल लोगों ने अब से, यानी इस इंतखाब से पहले ही शुरू कर दिए हैं कि नून लीग के पास राय साहब क्या हिकमत अमली है फ्यूचर के लिए। नून लीग पहले दिन जब आएगी इक़्तिदार के अंदर, और तमाम जमातें जब इक़्तिदार के अंदर आएंगी, तो पाकिस्तान की आवाम को पहला रिलीफ क्या दिया जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि ये खुद रिलीफ लेने आई और पाकिस्तान की आवाम को भूल जाएंगे। तो राय साहब, ये इस वक्त सिचुएशन है। और फिर कल रात भी जो कुछ हुआ, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी आप बताएं। ISPR का बाकायदा बड़ा वाज़ेह पैगाम आया उन लोगों के लिए जिन्होंने खबर शाया की और बाकायदा इसकी तरदीद भी कर दी गई है। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, 3 बहुत अहम तरीन टॉपिक हैं। तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। एक तो BBC की स्टोरी, जिसमें ये क्लेम किया गया और ये लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया था हफ्ते के रोज़। अब इस पर भी बात करते हैं। दूसरा, जो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, इस किस्म का प्रोटेस्ट जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसकी कुछ तफसीलात भी शेयर करते हैं। और फिर 2 PTI के जो लीडर्स हैं, उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो मुलाकात हुई, उसकी अंदरूनी कहानी भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। पहले तो BBC की जो स्टोरी है, BBC उर्दू की, उस पर बात करते हैं आसिफ फारूकी साहब की। अब हम आसिफ फारूकी साहब के जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन पहले इस स्टोरी के जो कंटेंट है वो व्यूअर्स के सामने रखते हैं मुख्तसरन। कि इस स्टोरी के अंदर ये लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त जब कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, यानी जिस इजलास में वोटिंग होनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि आज के दिन ही आपने ये वोटिंग करानी है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे एक प्लॉट है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने के लिए। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब आधी रात को खुल रही थी
और सुप्रीम कोर्ट को भी 12 बजे खोलने के लिए ख़बरें लीक की गईं और ये कहा गया कि चीफ जस्टिस पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट 12 बजे ये तासुर देने के लिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नाअहल कर दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। अब एक तरफ ये हैपनिंग हो रही थी, दूसरी जानिब जाहिर है कि कैदियों की वैन पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। ये बहुत मानी खेज़ बात थी हाशमी साहब, बहुत मानी खेज़ बात थी। और रेड जोन में, चूँकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि रेड जोन में बड़ी गैर मामूली एक्टिविटी थी। इस किस्म की एक्टिविटी रेड जोन में नहीं होती। जो हमारी फ़ौज की गाड़ियाँ होती हैं, बड़े ट्रक्स होते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। और फिर पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली वैन को पहुँचाना और इस तरह की गश्त हो रेड जोन के ऊपर, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ऐवान सदर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, दफ्तर खारजा है और गैर मुल्की सफारत खाने हैं। तो ये इट्सेल्फ एक मिस्टीरियस एक्टिविटी तो थी। अब BBC की स्टोरी में कहा यह गया है और तासुर ये दिया गया है कि जो वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास था, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चेयर किया, अमूमन ये इजलास ट्यूसडे को होता है। ये जो अभी एक सियासी अफरा तफरी की वजह से 3-4 मरतबा ये इजलास ट्यूसडे को नहीं हो सका। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास रात के टाइम 8 बजे के बाद, उस हवाले से ये एक ख़बर दी गई कि प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला कर लिया और ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को वो बरतरफ कर रहे हैं। उसके बाद 9 जो नई तकर्रियाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, इस स्टोरी के मुताबिक उन 9 लोगों ने, यानी आसान अल्फाज में कह लें, जो हमारा इंप्रेशन है कि 9 जो नए फ़ौजी अफसरान उन्होंने तैनात किए या 9 नए कोर कमांडर्स का तकर्रुर किया, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर में पहुंचना था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में चूँकि मैं बहुत दफ़ा बतौर सहाफ़ी गया हूँ, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी, यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी लातादाद हमने वहाँ पे ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो अकब है, यहाँ पर हेलीपैड्स बने हुए हैं और स्टैंड बाई पोजीशन में रहते हैं जो हेलीकॉप्टर्स हैं। और किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जब वहाँ से फ़्लाई करना होता है तो वो इन्हीं हेलीपैड्स के ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फ़्लाई करता है। और इसी तरह इन हेलीपैड्स का मकसद ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दाना हमला हो जाए, कोई तखरीबकारी हो जाए, तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को और उनकी फैमिली को रेस्क्यू किया जाए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को। और ये जो रिहायशी इलाका है, एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का मरकज़ी गेट है, उससे लेकर आगे 3 चौकियाँ हैं और जहाँ प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह होती है और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, जहाँ दफातर होते हैं, उसके दरमियान कुछ 1.25 किलोमीटर का फासला होता है मरकज़ी गेट से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिहाइशगाह तक और दफातर तक। तो इसके अकब में मौजूद होता है, मतलब जो आपके हेलीपैड्स हैं और वहाँ पर हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। बहुत सी कई मरतबा हमने उन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जो अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट्स थी कवर करने के लिए हमने वहाँ से फ्लाई भी किया है मुख्तलिफ वज़राए आज़म के साथ। अच्छा, अब ये कहा गया कि अस्करी क़यादत जो है वो लैंड कर गई एक हेलीकॉप्टर में, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये तवक्को कर रहे थे कि उनके तकर्रुर किए हुए नए 9 फ़ौजी अफसरान प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचेंगे। BBC की स्टोरी के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 9 नई तकर्रियाँ कर दी। प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि ये लोग रात के 9 बजे एक हेलीकॉप्टर में पहुँचेंगे और इससे पहले ये फ़ौज का सारा निज़ाम संभाल चुके होंगे। लेकिन जब हेलीकॉप्टर लैंड किया तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल नदीम अंजुम उस हेलीकॉप्टर से निकले। अब इन दोनों के नाम तो नहीं लिखे गए स्टोरी में, लेकिन इम्प्रेशन यही बनता है कि प्राइम मिनिस्टर की एक्सपेक्टेशन के बरक्स ये 2 लोग निकले। अब इसमें एक बात तो ये है कि जब इस तरह की मूवमेंट होती है तो पहले से उधर यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं और रात के टाइम इस तरह से हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना होता भी बहुत कम है। दूसरा, अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और DG ISI ने जाना था तो इसका मतलब यह है कि वो पहले से प्राइम मिनिस्टर हाउस में इन्फॉर्म करते और जो सिक्योरिटी मेजर्स एक लेने होते हैं SOPs के तहत, वो SOPs भी लिए जाते। अब हुआ ये है
कि एक तरफ ये स्टोरी आई तो उसके बाद आईएसपीआर ने इस स्टोरी को बेबुनियाद करार दिया है और ये कहा है कि ये झूठ का पलंदा है और बेबुनियाद स्टोरी है। ये आईएसपीआर का मौक़िफ़ है, हम सिर्फ आईएसपीआर का इस स्टोरी के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि एक पुरस्कार एक्टिविटी तो हुई है इदारों की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन तो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन गई है कि प्राइम मिनिस्टर को रोका जाए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ करने से। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो पस मंज़र में चल रहा था, कोई ना कोई चीज़ तो चल रही थी, चाहे वो एक एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को रुखसत करने के लिए चल रही थी, चाहे वो एक मैसेज देने के लिए चल रही थी कि आज आपने हर सूरत में वोटिंग करानी है वरना इस हुकूमत को किसी और तरीके से रुखसत कर दिया जाएगा। क्योंकि जब सिक्योरिटी एहलकार पार्लियामेंट के अतराफ़ पहुंचा दिए जाएं, कैदियों की वैन पहुंचा दी जाए, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इस पूरी सूरत हाल में मेरा जो बतौर सहाफ़ी तज्ज़िया है और कुछ मेरे पास मालूमात हैं कि एक एक्टिविटी तो वहाँ पर हुई, अगरचे ये बात कन्फर्म नहीं है, इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया था। क्योंकि स्टोरी के मुताबिक ये कहा गया कि वजारत दिफा से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। लेकिन हाशमी साहब, जब इस किस्म का कोई काम होता है, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को बरतरफ किया हो और उनकी जगह कोई और लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात हो जाए, और जिस तरह से तासुर दिया गया कि 9 जो जनरल्स थे उनकी तकर्री हो गई थी, तो उसके बाद फिर वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करते। नोटिफिकेशन की कोई लीगल हैसियत उस वक्त नहीं देखता कि अच्छा लीगली नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ। उस वक्त तो एक ऐसी सूरत हाल होती है कि 1 मिनट लगता है, टेक ओवर हो जाता है। यानी अगर किसी नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर करना है तो वो टेक ओवर कर लेता है, उस वक्त वो नोटिफिकेशन तो नहीं देखे जाते। फिर ये भी एक तासुर बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट शायद आधी रात को इसलिए खुली थी कि जनरल बाजवा की जो एक मुबैना तौर पर बरतरफी हुई थी उस हवाले से केस के लिए। लेकिन हमारी इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को खोलने की जो इतलात थी वो पुलिस के ज़राए से लीक करवाई गई थी, और ज़ाहिर है कि पुलिस के ज़राए से लीक करवाई गई तो उसका मतलब भी ये था कि चैनल्स तक ये खबर पहुंचाई जाए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ ये था, वो कोई जनरल बाजवा की मुबैना बरतरफी के ख़िलाफ़ नहीं, उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक प्रेशर बढ़ाया जाए हुकूमत के ऊपर, स्पीकर के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर, और ये मैसेज दिया जाए कि गेम इज़ ओवर, तो आप या तो इस्तीफ़े दे दें खुद ही डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, और पैनल ऑफ चेयर को ये फैसला करने दें जो बाद में अय्याज सादिक ने किया, तो या फिर आप तैयार हो जाएं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने के लिए। तो एक तो ये स्टोरी है। दूसरी, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई पीटीआई के 2 साबिक मिनिस्टर्स की। अब इस हवाले से हाशमी साहब, जो सैटरडे की हैपनिंग हो रही थी कौमी असम्बली में, तो उस वक्त एक ख़बर बड़े पुरस्कार तरीके से लीक की गई, एक इतला फैलाई गई, आप कह सकते हैं एक अफवाह फैलाई गई ऑपोजिशन की जानिब से। और वो अफवाह ये फैलाई गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक बनीगाला पहुंच गए हैं और बनीगाला में उनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनसे कुछ गारंटीज़ मांगी हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई एनआरओ मांग लिया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि ये इंश्योर किया जाए कि मेरी हुकूमत जाने के बाद मेरे ख़िलाफ़ और मेरे पार्टी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, कोई एक्शन ना हो। अब ये ख़बर चूँकि चलाई गई और बहुत इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन पता ये चला है असल में कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बनीगाला में किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरा, 2 मिनिस्टर्स जो थे वो गे रावलपिंडी, उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क जिस किस्म की तकसीम का शिकार है, जिस किस्म का आइनी बहरान है, तो चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख तो है सियासत में, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है, तो इसलिए आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और अपोजिशन को कहें कि 3 महीने के अंदर वो इलेक्शन कराने पर रजामंद हो जाए, क्योंकि उनकी पहले वाली डिमांड भी यही थी। दूसरा, हमारी कुछ ज़राए से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात गलत है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ ज़मानतें मांगी हों, कोई एनआरओ मांगा हो,
या ये कहा हो कि हमें कुछ गारंटी दी जाए कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद था। अब आ जाएं प्रोटेस्ट की तरफ कि जो मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं। देखिए, मैं इस्लामाबाद की आपको बात करूं, यहाँ पे एक पार्क है F9, इसको फातिमा जिन्ना पार्क भी कहते हैं। ये अभी सिर्फ कुछ अर्सा पहले तक इसको रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता था। यानी ये कोई मॉडर्नाइज्ड किस्म का पार्क नहीं है, कोई थीम पार्क नहीं है, लेकिन इसका रकबा इतना वसी व अरीज है कि इसको कुछ अर्सा पहले तक एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता था। और ये हाशमी साहब जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें ये खचाखच लोगों से भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। इस्लामाबाद की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हमने देखा। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब पीटीआई ने कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं की एहतजाज को चैनलाइज करने के लिए, या कोई पीटीआई के रहनुमा खुद निकले हों इस एहतजाज को लीड करने के लिए, या जिस तरह से सियासी एहतजाज में जिम्मेदारियां दी जाती हैं यूनियन काउंसिल के लेवल पर, जो लोकल आपके MPs होते हैं उनके लेवल पर, कि आपने इतने लोग लेके आने हैं, आपने इतनी गाड़ियां लेके आनी हैं, आपने इतनी वैन्स लेके आनी है, आपने खाने का बंदोबस्त करना है, आपने टेंट्स का बंदोबस्त करना है, आपने म्यूजिक का बंदोबस्त करना है। रैंडम लोग निकले हैं, खुद लोग निकले हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई के लोग निकले हैं, आम लोग भी निकले हैं एक तवाना आवाज बनकर कि हमें ये रजीम चेंज ऑपरेशन मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कोई इलेक्शन में फैसला नहीं हुआ। सबको पता है कि ये बैरूनी साजिश थी। आम लोग भी निकले हैं कि हम 22 करोड़ अवाम, आप सुन लें, जिन लोगों ने सुनना है, जिन इदारों ने सुनना है वो सुन लें कि हम 22 करोड़ अवाम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं कि हम पर कोई भी हुक्मरान अमेरिका या कोई और कुव्वत मुसल्लत कर देगी। हमारे इदारे खामोश रहेंगे और उसमें तवक्को हमसे ये करेंगे कि हम एहतजाज भी ना करें। पूरे मुल्क के अंदर कराची में जिस किस्म का एहतजाज हुआ है, लाहौर में जिस किस्म का एहतजाज हुआ है, पेशावर में एहतजाज हुआ है, और हाशमी साहब जो छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ जो एहतजाज हुआ है, वहाँ से फुटेजेस वीडियोस आ नहीं सकी। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके बड़े हिस्से ने इस एहतजाज को दिखाया नहीं है। और पीटीए जो है उसने इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो जो एक आपकी इंटरनेट की स्पीड है उसको स्लो डाउन किया हुआ है कि ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये फुटेजेस आगे ना बढ़ें। इतना खौफ है इस वक्त। और मैं आपको बताऊं कि हम टीवी पर देखते थे, ये जब टर्की में कू हुआ था, जो कू अटेम्प्ट हुई थी टर्की में, जो US बैक्ड कू था, और तैयब उर्दवान फिर वापस आए थे, जिस किस्म के वहाँ पर एहतजाज थे हाशमी साहब, जिस किस्म के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे, फिर ये जो हम तहरीर स्क्वायर पे जिस किस्म के मनाजिर देखते थे, जिस किस्म का जोशो जज्बा देखा है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं देखा गया। 20 साल मुझे सहाफ़त में हो गए हैं, शहर शहर, मुल्क मुल्क मैं घूमा हूँ अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए। इस किस्म के प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे। और आप ये देखें कि 3.5 साल नून लीग ने बहुत मुश्किलात झेली, उनकी पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि बदतरीन दौर से गुजरी है नून लीग। पहली मरतबा उसको एक भट्टी में से गुजरना पड़ा, लेकिन 3.5 साल के बाद जब उनकी हुकूमत वापस आ रही है, कोई सेलिब्रेशंस नहीं है, कोई लोग बाहर नहीं निकले उसको सेलिब्रेट करने के लिए। हालांकि 3.5 साल आपने जो रियाजत की, 3.5 साल आपने मारे खाई, 3.5 साल आपके लोग जेल में रहे, क्योंकि जाहिर है कि करप्शन के केसेस थे। तो 3.5 साल के बाद, इतनी मारे खाने के बाद जब आपकी हुकूमत आए, तो अगर अवाम आपके साथ होते तो वो सेलिब्रेशंस में निकल रहे होते, इस वक्त खुशियां मना रहे होते गलियों, क्योंकि जब भी कोई पॉपुलर जमात हुकूमत में आती है तो उनके हामी तो सड़कें, गलियां, शहर, कस्बे, गांव भर देते हैं वहाँ पे जश्न मनाकर। किसी किस्म का कोई जश्न नहीं है और एक शोक की कैफियत है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये इदारों को देखना होगा कि अवाम क्या कह रहे हैं। अवाम के साथ इदारे हैं, इदारों के साथ अवाम नहीं है। ये अवाम है तो इदारे हैं, ये अवाम है तो पाकिस्तान है, ये अवाम है तो तमाम रियासती इदारों का वजूद है। वरना इन रियासती इदारों का कोई वजूद नहीं होता जब अवाम ना हो। और फिर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है
और जो हमारी फ़ौज है उसको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस मुल्क के लोगों ने इस फ़ौज के साथ बड़ी वालिहाना मोहब्बत की है। शायद ही हाशमी साहब दुनिया में कोई मुल्क हो जिसके अवाम अपनी फ़ौज से इतना लगाव रखते हों जितना लगाव इस मुल्क में अपनी फ़ौज के साथ किया जाता रहा है। फिर एक ऐसे वक्त में जब इस फ़ौज के ख़िलाफ़ तारीख़ की बदतरीन साजिश की गई, तारीख़ की अंदरूनी बदतरीन साजिश की गई, जब मियाँ नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल लेवल पर इसको आइसोलेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर जो आपके ऐसे अनासिर जो रियासत मुखालिफ सियासत करते हैं उनको मिलाकर पाकिस्तान के हसास इलाकों में फ़ौज मुखालिफ तकरीरें करवाईं। बलोचिस्तान में आपके साबिक फाटा में जो कौम परस्त आपके अनासिर, ऐसे सारे कौम परस्त अनासिर तो रियासत मुखालिफ सियासत नहीं करते लेकिन कुछ करते हैं, सिर्फ फ़ौज मुखालिफ नहीं, उनसे तकरीरें करवाईं फ़ौज के ख़िलाफ़। तो उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा था? ये अवाम खड़ी थी। और अवाम के बाद फिर ये पीटीआई का जो सपोर्टर था ये उस वक्त किस तरीके से आपकी हमायत में खड़ा हुआ था, आपके साथ खड़ा हुआ था। और ये इस वक्त इदारों का जो किरदार है, जो इदारों की खामोशी है, ये प्रोटेस्ट एक नाराज़गी का पैगाम दे रहा है। हाशमी साहब, आसान अल्फाज में मैं कहूँ, वाज़े अल्फाज में, कि ये लोग नाराज़गी का पैगाम दे रहे हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर दो बाइंडिंग फोर्सेस हैं। एक क्रिकेट जो खैबर से कराची तक आपके पीटीआई के लोग हों, पीएमएलएन के हों, आपके खैबर पख्तूनख्वा के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, केपी के हों, पोठवार के हों, सेंट्रल पंजाब के हों, शिया हों, सुन्नी हों, अहले हदीस हों, जो हमारे तासुबात, ज़ाहिर है कि हर माशरे के अंदर तासुबात होते हैं, तमाम तासुबात से हटा कर क्रिकेट हमें बाइंडिंग फोर्स के तौर पर मुत्तहिद कर देती है। इसी तरह ये फ़ौज हमारे लिए एक बाइंडिंग फोर्स थी। ये पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरोने वाली फ़ोर्स थी और पाकिस्तानी चाहते हैं कि ये एक बाइंडिंग फोर्स रहे, पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरोने वाली फ़ोर्स रहे। और इस वक्त जिस किस्म की बैरूनी साजिश हुई है, इस साजिश का रास्ता रोकने में अपना किरदार अदा करे, गैर जानिबदार ना रहे, अपना किरदार अदा करे। कोई उनसे ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब को उठा के आप दोबारा हुकूमत में बिठा दें। सिर्फ ये क्या कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी के साथ, जिस तरह उसने सुप्रीम कोर्ट में जानिबदारी दिखाई, वो जानिबदारी ना दिखाए। एक और बात बहुत अहम है हाशमी साहब, कि इलेक्शन कमीशन, ये आइन में है कि इलेक्शन कमीशन को हर वक्त 3 महीने के अंदर इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त जंग हो सकती है, सैलाब आ सकता है, कोई डिज़ास्टर आ सकता है, हुकूमत किसी टाइम भी जा सकती है किसी भी वजह से। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो एक पहले प्री प्लान था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, ये भी एक गैर आइनी काम है। तो इदारों से सिर्फ ये एक एक्सपेक्टेशन है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए राह हमवार की जाए। उसके बाद इमरान खान साहब जीत जाएं तो उनको हुकूमत दे दी जाए। अगर ये पीडीएम जो 14 जमातों की एक मलगूबा है, अगर ये जीत जाएं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, इनको हुकूमत दी जाए। उसके बाद खान साहब अपनी बारी का इंतज़ार करें और जब तक उनकी बारी नहीं आती उस वक्त तक वो ये जिस किस्म के प्रोटेस्ट वो करते हैं, यानी एहतजाज वगैरह, तो वो मुख्तलिफ जो इशू बेस्ड एहतजाज होते हैं वो तो करें, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए एहतजाज ना करें। वो तो एक फेयर होगा। लेकिन अगर ज़ाहिर है किसी का करप्शन स्कैंडल आता है या शहबाज शरीफ के करप्शन स्कैंडल्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो उस पर इशू बेस्ड एहतजाज वो ज़रूर करें। तो सिर्फ इतनी डिमांड ये 22 करोड़ लोग कर रहे हैं कि इस मुल्क को तकसीम होने से बचाएं। बहुत खौफनाक तकसीम देख रहे हैं हाशमी साहब, हम भी, आप भी, और ये इदारों को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि इदारे जो हैं वो अब ये रियलाइज़ भी कर रहे हों। इस मुल्क को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि 3 महीने के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो और उसके अंदर कोई बैरूनी अवामिल उस पर असरअंदाज ना हो। राय साहब, FIA एक ये कुछ ज़राए से खबर चल रही है कल रात से कि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ शहबाज गिल, DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस, अरसलान, गालबन ये सेल जो चलाते रहे हैं मीडिया का, प्राइम मिनिस्टर का, साबिक प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का, शहजाद अकबर का नाम भी इसमें शामिल है स्टॉप लिस्ट के अंदर। और ये ज़राए से खबरें कोट की गई हैं। पहले ये दुनिया TV पे ब्रेक हुई और उसके बाद जियो ने इसको ज़राए से लगाया है। अच्छा, अब ये 2 खबरें हैं और अगर इसमें कुछ सदाकत है वो भी हमें बताएं,
और राय साहब ये किसके कहने पे हुआ होगा? हुकूमत तो अभी बनी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के भाई छोटे शहबाज शरीफ साहब अचकन पहनने जा रहे हैं। ये फिर किसने किया होगा और किसके कहने पे किया होगा? कोई तहकीकात होनी चाहिए थी इन तमाम लोगों के हवाले से, या आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? क्योंकि कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल और जिस तरह की सिक्योरिटी दी गई, वो पार्लियामेंट से जब बाहर निकले तो वो प्रोटोकॉल उन्हें वही मिला है जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मिलता है, तकरीबन वैसा ही प्रोटोकॉल था। तो ये किसके कहने पे हो रहा है? तहकीकात होनी चाहिए, अदालत को इंटरफेयर करना चाहिए, पूछना चाहिए ये कौन लोग हैं, क्या किया इन लोगों ने, या ठीक है जब गवर्नमेंट जाती है तो इट्स अ रूटीन एक्सरसाइज और हमें भी फिर इसी तरह इस बात को लेना चाहिए और इससे आगे कुछ नहीं सोचना चाहिए? जी देखें आशिफ साहब, डॉक्टर अरसलान के घर पर छापा तो पड़ा है, ये तो एक हकीकत है। डॉक्टर अरसलान के जो अहले खाना हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई है, ये बात भी तस्दीक शुदा है। उनके मोबाइल फ़ोन्स और उनके लैपटॉप्स जो हैं वो भी छीने गए हैं और वो अपने साथ ले गए हैं वो लोग जिन्होंने छापा मारा था। अब यहाँ पर जो बहुत तशवीशनाक बात है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, कोई समन नहीं किया गया डॉक्टर अरसलान को। जिस दिन हुकूमत ख़त्म हुई उसी दिन डॉक्टर अरसलान के घर पर छापा मारा गया। और ये जो अदालतें इतवार के रोज़ खुलती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और इतवार के दिन भी कहते हैं कि रात 12 बजे हम खोलेंगे अदालतें, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इस किस्म का है कि वो इस किस्म के छापों के ऊपर FIA की बड़ी सरजनिश करती रही है, या जो भी इदारे इस किस्म के छापों के पीछे हों उनकी सरजनिश करती रही है। ये जो PTI का दौर गुजरा है और PTI के मिनिस्टर्स की तलबी होती रही है, PTI के वज़रा की तलबी होती रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब ज़रा देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन छापों का कैसे नोटिस लेती है, क्योंकि ये तो एक गैर कानूनी अमल है कि आपने कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया, कोई समन नहीं भेजा, कोई FIR नहीं काटी, आप रैंडम किसी के घर में घुसते हैं। तो रैंडम अगर आप किसी के घर में घुसते हैं, उसकी फैमिली को ज़दोकोब करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और फिर ये सवाल भी कि इस वक्त कोई हुकूमत मौजूद नहीं थी तो फिर ये छापे किसने मारे? क्या FIA ने अस खुद ये छापा मारा? और अगर FIA ने अस खुद ये छापा मारा तो 2 दिन पहले जब तक हुकूमत मौजूद थी उस वक्त तक ये छापा क्यों नहीं मारा गया? अगर डॉक्टर अरसलान के ख़िलाफ़ कुछ सबूत मौजूद थे जिसकी बुनियाद पर FIA ने छापा मारा, तो फिर 2 दिन पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हुकूमत के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ये कार्रवाई किसने की? और नई हुकूमत अभी आई नहीं थी तो दरमियानी अरसे में ये कार्रवाई कैसे हुई है? तो ये बहुत से सवालात हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो एक कहा जा रहा है कि डॉक्टर अरसलान ने कोई इनका डिजिटल मीडिया, ज़ाहिर है उसके हेड थे, इसी तरह मरियम नवाज़ का अपना सोशल मीडिया सेल है और JUI का अपना सोशल मीडिया सेल है, पीपल्स पार्टी का अपना सोशल मीडिया सेल है। लेकिन ये जो इस वक्त ट्विटर पर चल रहा है, इस वक्त जो फेसबुक पर चल रहा है, ये जो मिलियंस में ट्वीट्स हुए हैं आशिफ साहब, मिलियंस में, और जो ट्विटर के पैनल के ऊपर 6-7 आपके टॉप ट्रेंड्स हैं, वो सारे टॉप ट्रेंड्स इम्पोर्टेड, हुकूमत नामंजूर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतल्लिक और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में इमरान खान की हमायत में चल रहे हैं। तो क्या ये जो ट्रेंड हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड जिनमें मिलियंस ट्वीट्स हो रही हैं, ये कोई एक पार्टी का सोशल मीडिया सेल चला सकता है? यानी अगर इस तरह से होता तो फिर मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है वो PTI के सोशल मीडिया सेल से बड़ा है, वो बड़ा सोशल मीडिया सेल है, उनके पास ज़्यादा सोशल मीडिया के अरकान हैं। तो वो फिर अपने ट्रेंड चलाते, इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाते, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाते, लेकिन वो तो हमें ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि एक ओवरवेलमिंग पाकिस्तान के अंदर ओपिनियन ये है कि गैर मुल्की दबाव पर हुकूमत जो तब्दील हुई है इसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इससे कतई नज़र कि ये हुकूमत इमरान खान के बजाय किसी और की भी होती तब भी एहतजाज होना चाहिए था। और इमरान खान तो ज़ाहिर है कि एक बहुत पॉपुलर हुक्मरान थे जिनके ऊपर कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं था
और जिनके दौर में इकॉनमी ने एक्सेल किया, जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ और इस अंधेर नगरी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और इस एहतजाज की तपिश ये सिर्फ आपकी अपोजिशन महसूस नहीं कर रही जो कि अब हुकूमत में आ गई है, इस एहतजाज की तपिश हमारे इदारे भी महसूस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो तीनों वाक़यात हमने आपके सामने रखे, इस पर लाजमी अपनी राय जो है प्रोग्राम में शामिल करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।